वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का श्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं एलआर सर्किट, जिसमें हम आज बात करेंगे डिके ऑफ करंट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एलआर सर्किट होता क्या है। तो एलआर सर्किट, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, दो स्विच लगे हुए हैं जिसको हम कह रहे हैं S1, और दूसरी स्विच है S2, दूसरी स्विच S2 है, और एक जो है बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है जिसका EMF यानी वोल्टेज जो है वह कैपिटल E है। और अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम स्विच S1 को ऑन करके इस इंडक्टेंस के थ्रू करंट का फ्लो कराएं तो यह इंडक्टेंस इंडक्टर जो है, कॉइल जो है, वह करंट को स्टोर कर लेती है। और जब हम इस वोल्टेज को, बैटरी को स्विच S1 के द्वारा ऑफ कर देते हैं और स्विच S2 से कनेक्ट कर देते हैं इस स्विच से, तो यह करंट जो स्टोर हुई है इंडक्टर के थ्रू वह इस सर्किट में, यहाँ पर इस सर्किट में फ्लो करने लगती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले करंट हमने देखा था लेक्चर 1 में कि करंट जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी, इस तरह से बढ़ रही थी। यहाँ पर चूंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, सोर्स को हमने हटा दिया है, तो यह करंट जो है वह डिक्रीज करेगी और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है और यह जानना है कि किस तरह से यह करंट डिक्रीज कर रही है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो जब हम की को ऑन करके दूसरे सोर्स टर्मिनल से लगा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इंडक्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको हम इस E से लिखते हैं, जिसको EMF कहते हैं बैटरी का, और माइनस होता है ये L यानी इंडक्टेंस की वैल्यू di/dt यानी चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज लगा है उसकी अगर हम बात करें तो वह लिखा जाता है RI। I क्या है? I इस सर्किट में जो हमारे पास दिख रही है, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है। अब चूंकि हमारे पास सोर्स नहीं है, इसलिए इस सर्किट के लिए अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो उसको हम लिख सकते हैं, सोर्स के टर्म में हम लिखते थे E माइनस L di/dt। और चूंकि यह RI के बराबर होता था इसलिए हम लिख देते हैं इक्वल टू RI। अब सोर्स हमारे पास जो E है वह इसमें हमने की के द्वारा रिमूव कर दिया, केवल हमारे पास इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। तो जो करंट फ्लो हो रही है वह स्टोर्ड करंट इन द इंडक्टर है। अब E की वैल्यू हम 0 रखें तो मिलता है 0 माइनस L di/dt इक्वल टू RI। आगे अगर हम इसको बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस L di/dt
इक्वल टू आर आई। अब आई को एक साइड में कर लें, टी और एल और आर को दूसरे साइड में करें, तो हम लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू आई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम आई को राइट से लेफ्ट ले जाएंगे और टी को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, तो हम लिखेंगे डी आई बाई आई, और जो कि यहाँ पे माइनस टर्म था उसको हमने लेफ्ट से राइट कर दिया है, तो ये हो गया माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। अब जो इक्वेशन हमको ये मिल रहा है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें तो हमको मिलेगा log आई बेस ई इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी प्लस के डैश। डी आई बाई आई का लॉग होता है log आई बेस ई, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल टर्म, और माइनस आर बाई एल पहले से है, टी का डी टी का इंटीग्रेशन हुआ टी, और इसके साथ एक कांस्टेंट आता है के डैश। के डैश को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आगे अगर हम देखें तो हमको के डैश की वैल्यू फाइंड अप करनी होती है, और के डैश की वैल्यू को फाइंड अप करने के लिए हम पहले इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो है वह है t इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू आई नाट। आई नाट मतलब मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो हो सकती थी वह है। इस करंट को मैक्सिमम करंट कहते हैं, या इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं स्टेडी करंट। अब t इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन 1, जैसा कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, देख सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमको मिलेगा I इक्वल टू के डैश इक्वल टू log आई नॉट बेस ई माइनस आर बाई एल इंटू टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो के डैश की वैल्यू मिलेगी log आई नॉट बेस ई। अब इस के डैश की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो मिलेगा log आई बेस ई इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी प्लस log आई नॉट बेस ई। अब इस log आई नॉट को हम राइट से लेफ्ट ले आएं तो हम लिख सकते हैं log आई बेस ई माइनस log आई नॉट बेस ई इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब हम जानते हैं कि log m बेस ई माइनस log n बेस ई इक्वल टू होता है log m अपान n बेस ई। अब इस फार्मूले को हम अगर इसमें अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं log आई अपान आई नॉट बेस ई इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। इस इक्वेशन को हम log टर्म को हटाने के लिए
बोथ साइड को या log को लेफ्ट से राइट कर दें तो यह एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं i बाई आई नॉट इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब आई नॉट को जो कि अपान में है तो इसको लेफ्ट से राइट हम ट्रांसफ़र करें तो लिखेंगे हम i इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। यह जो इक्वेशन मिल रहा है यह इक्वेशन डीके ऑफ करंट का इक्वेशन है ऑफ एलआर सर्किट। डीके ऑफ करंट का इक्वेशन है एलआर सर्किट के लिए। अब इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे जो बगल में हमारे पास लेक्चर नोट है इसमें इक्वेशन थर्ड हमने कहा है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि आर बाई एल जो है इसको हम कह दें कि टी इक्वल टू लेमडा और लेमडा इक्वल टू एल बाई आर। एल बाई आर लेमडा की वैल्यू रखें और इसको हम कहें टी इक्वल टू लेमडा है यानी टी जो है लेमडा के बराबर है। एल बाई आर को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे रख दें इक्वेशन थर्ड में तो हमको मिल जाएगा i इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस वन। कैसे हुआ ये? माइनस आर बाई एल इंटू टी की वैल्यू जो कि लेमडा के बराबर है एल बाई आर। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा और एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू आएगी माइनस वन यानी आई नॉट ई टू द पावर माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे i इक्वल टू आई नॉट बाई ई। मैंने पहले भी बताया है कि e की वैल्यू जो होती है वह 2.718 होती है। तो ये हो गया आई नॉट बाई 2.718। इसको सॉल्व करें तो आता है 0.368 आई नॉट, जिसको कि इक्वेशन 4 में हमने लिखा है। यहाँ पर इक्वेशन 4 में लिखा है। इस इक्वेशन को आगे अगर हम देखें और t इक्वल टू लेमडा बाई आर जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम कह सकते हैं टाइम कांस्टेंट जो है जो कि हम लेमडा बाई आर से डिनोट कर रहे हैं ऑफ एलआर सर्किट इन केस ऑफ डीके ऑफ करंट is the time in which the current falls to 1 upon e times of its steady current. That is means जो LR सर्किट का डीके ऑफ करंट के केस में टाइम कांस्टेंट होता है वह कुछ नहीं बल्कि वह टाइम है। टाइम कांस्टेंट नथिंग बट इट इज द टाइम यानी वह समय है जिसमें करंट आई यानी जो कि करंट बढ़ रही है सर्किट में या घट रही है। डीके ऑफ करंट का केस है इसलिए घट रही है। वह है अपने स्टेडी वैल्यू जिसको हम आई नॉट कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू का 1 अपॉन ई टाइम्स यानी कि 0.368 आई नॉट तक बढ़ जाती है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने डॉटेड लाइन दिखाया है यह मैक्सिमम करंट है जो कि एलआर सर्किट के डीके ऑफ केस में जब हमने एलआर सर्किट में सोर्स को लगाया था तब प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन से एक पॉइंट दिखाया है कर्व पर। यह कर्व जो है डीके ऑफ करंट का कर्व है
और जो कि करंट जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, इस तरह से डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, तो इसमें जो है यह वैल्यू जो हमने ग्राफ पे कट के मार्क द्वारा दिखाया है, यह वैल्यू वह वैल्यू है जो कि करंट डिक्रीज होके कब प्राप्त करती है, जब टाइम कांस्टेंट यानी लेम्डा की वैल्यू L/R जो है वह T के बराबर होती है। अब आगे अगर हम बात करें रेट ऑफ डिके ऑफ करंट, यहाँ पर जो हमने I0 0.378 लिखा है, दैट इज मीन्स अगर हम I0 की वैल्यू 100 एम्पियर ले लें, 100 एम्पियर, तो कहने का मतलब है कि I वह टाइम जिसमें लेम्डा इक्वल टू L/R होगा वह 37 एम्पियर के बराबर जो है डिक्रीज कर जाएगी। यानी अगर हमारा 100 एम्पियर की करंट पहले जो है सर्किट में फ्लो हो रही थी, तो वह अब जब लेम्डा इक्वल टू L/R के बराबर और T के बराबर होगा, वह 37 एम्पियर तक आ जाएगी, यानी डिक्रीज कर जाएगी। कितना? 100 माइनस 37 यानी 63 एम्पियर डिक्रीज कर जाएगी। अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ डिके ऑफ करंट, तो हम जानते हैं कि अभी हमने जो इक्वेशन लिखा था उस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ। I इक्वल टू I0 एक्सपोनेंट माइनस R/L इंटू T। रेट ऑफ डिके ऑफ करंट का मतलब है करंट चेंज इन स्मॉल टाइम। तो स्मॉल टाइम के लिए हम डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे di/dt इक्वल टू I0, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, और एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन करें तो पहले हमारे पास जो R/L है इसको हम लिखेंगे माइनस R/L। T का इंटीग्रेशन T के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इसलिए 1 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का फिर से करें तो यह हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस R/L इंटू T। अब हम जानते हैं कि R/L जो है टाइम कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन से जो हमने एबव लिखा है जिसको मैं टिक का मार्क कर रहा हूँ, इससे एक्सपोनेंट माइनस R/L इंटू T की वैल्यू निकालें तो यह मिलता है I/I0। अब इस वैल्यू को di/dt वाले इक्वेशन में हम पुट कर दें तो ये लिख सकते हैं हम I0 माइनस R/L, एक्सपोनेंट की वैल्यू I/I0 पुट करें तो I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमको माइनस R/L इंटू I, और यह बराबर होगा di/dt के। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर R/L स्मॉलर होगा अथवा टाइम कांस्टेंट स्मॉलर नहीं ग्रेटर, R/L जो है वह जितना अधिक होगा, या टाइम कांस्टेंट जिसको हमने लेम्डा से डिनोट किया है यह L/R के बराबर था, यह जितना ही स्मॉलर होगा, जितना
स्मॉलर होगा, डिके ऑफ करंट यानी रेट ऑफ डिके ऑफ करंट जिसको हम di/dt कह रहे हैं, वह उतना ही निगेटिव होगा, -i को अप्रोच करेगा, कहने का मतलब है कि जितना टाइम कांस्टेंट स्मॉलर होगा, करंट उतना ही तेजी से सर्किट में फॉल होगी, करंट उतना तेजी से सर्किट में फॉल होगी। यह मोर रैपिडली डज द करंट डाइज अवे इन द सर्किट। कहने का मतलब है कि टाइम कांस्टेंट जितना स्मॉलर होगा, सर्किट में करंट उतना ही तेजी से डिक्रीज करेगी। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लिखा भी है, thus greater the value of L by R by L or smaller the time constant L by R, the more rapidly does the current dies away in the circuit। यानी अगर हम यह कहें कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी सर्किट में डिके ऑफ करंट कब बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी, तो आपको बताना होगा कि डिके ऑफ करंट को तेजी से डिक्रीज करने के लिए टाइम कांस्टेंट स्मॉलर होना चाहिए, या L बाई आर की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, या R बाई L की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। अब हम डिके ऑफ करंट और ग्रोथ ऑफ करंट दोनों का कंपैरिजन करें तो हमको मिलता है एक ग्राफ, जो कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। इस ग्राफ में हमने दो जो टिक किए हैं, एक 0.632 पे है और दूसरा 0.37 पे है। ग्रोथ ऑफ करंट में हम बात कर रहे थे, तो I जो था वह 0.632% ग्रोथ कर रहा था। उसी टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू लेमडा इक्वल टू L बाई आर के लिए 632% जो है, या 0.632 I नॉट के बराबर ग्रोथ कर रहा था। अब यहाँ पर हम दूसरी सर्किट जो देख रहे हैं वह डिके ऑफ करंट की है, और इसमें I इक्वल टू 0.37 I नॉट के बराबर डिक्रीज कर रहा, डिक्रीजिंग। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि किसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट का मान अगर हम समान रखें, तो दोनों सर्किट में, यानी उसी सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट के लिए और डिक्रीजिंग ऑफ करंट का रेशियो जो है वह क्या होगा। तो रेशियो की बात करें तो I डिक्रीज अपॉन I इंक्रीज का रेशियो निकाले तो यह हो जाएगा 0.37 अपॉन 0.632, तो यह हो जाएगा 37 अपॉन 63.2। ये रेशियो आएगा I डिक्रीज और I इंक्रीज सेम सर्किट के लिए। अगर हम सर्किट चेंज कर दें तो L और R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और उसके लिए टाइम कांस्टेंट या I डिक्रीज और I इंक्रीज का रेशियो भी चेंज हो जाता है। अब आगे हम एक प्रश्न करेंगे। हमारे पास प्रश्न है, क्वेश्चन है, इस डायरेक्ट वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए सर्किट having a coil of resistance 5 ohm and inductance 10 Henry and a
सेपरेट रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स, कैलकुलेट करना है करंट आई आफ्टर 1 सेकेंड आफ्टर स्विचिंग। दूसरी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस। यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस जो कह रहे हैं, इसका मतलब है एलआर सर्किट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमने एक सर्किट ड्रा किया है जिसमें हमने एक इंडक्टेंस लगाया है जिसको एल से डिनोट कर रहे हैं, और एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसे आर से डिनोट कर रहे हैं। इसके अक्रॉस हमने जो वोल्टेज लिखा है वह है कैपिटल वी, और बगल में एक और रेजिस्टेंस लगा जिसको आर नॉट से लिख रहे हैं। इस आर नॉट को बताया गया कि सर्किट में जो है अलग से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर हम स्विच को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ ई जो है दिया हुआ है 120 वोल्ट, वह सर्किट में करंट का फ्लो कराएगी। यहाँ पर हमको दिया गया है एल आर और आर नॉट, यानी सेपरेट रेजिस्टेंस आर नॉट, ई अप्लाइड वोल्टेज, और एल की वैल्यू दी गई है हमको 10 हेनरी, आर की वैल्यू दी गई है 5 ओम, आर नॉट की वैल्यू दी गई है 5 ओम, ई की वैल्यू दिया गया है 120 वोल्ट, और टी की वैल्यू दिया गया है 1 सेकेंड। हमको आई निकालना है, तो हमें इक्वेशन अभी लिखे थे पीछे कि यह जो केस है वह इंक्रीज ऑफ करंट का है, इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट में इंक्रीज ऑफ करंट जो है उसका इक्वेशन होता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये जो है आप हमारे लेक्चर 1 यूनिट 1 का लेक्चर 1 देख सकते हैं, उसमें दिया लिखा हूं मैं। अब इसमें जो R की वैल्यू है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। यह हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर प्लस आर नॉट बाई एल इंटू टी। इस इक्वेशन में हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखते हैं। तो चूंकि ई और आर दिया गया है इसलिए आई नॉट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई नॉट हो जाएगा ई बाई आर होता था वहाँ पे, तो यहाँ पे आर प्लस आर नॉट। ई की वैल्यू 120 वोल्ट, आर की वैल्यू जो है 5 ओम, तो 5 प्लस 5 दोनों दिया गया 5 ओम, तो 5 प्लस 5 ओम। तो आई नॉट की वैल्यू हमको मिलेगी 12 एम्पियर। अब आई नॉट की जो वैल्यू मिल रही है उसको एबव इक्वेशन में, जिसको मैं टिक कर रहा हूं, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमको मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई या एक्सपोनेंट माइनस 5 प्लस 5 अपॉन 10 इंटू टी की वैल्यू है 1, तो 1 पुट कर देते हैं तो मिलता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, ई टू द पावर माइनस 1। इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 0.632 आई नॉट। तो इसको इंटू कर देते हैं
0.632 इंटू 12, आई नॉट की वैल्यू 12 मिली है, तो यह हमको मिलेगा 7.58 एम्पियर। यानी इस सर्किट में जब हमने सोर्स को 120 वोल्ट दिया और दो रेजिस्टेंस लगाए 5 ओम के और एक इंडक्टिव कॉइल लगाया 10 हेनरी का, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हुई वह है 1 सेकेंड बाद 7.58 एम्पियर। दूसरे पोर्शन की बात करें तो हमको V इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टिव टर्मिनल यानी L प्लस आर के अक्रॉस हमें जो है उस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें हम लिखेंगे E यानी बैटरी का जो EMF है इक्वल टू V यानी पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस प्लस आई आर नॉट। तो हमको V कैलकुलेट करना है, तो V को लेफ्ट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा E माइनस आई आर नॉट। यहाँ से देखें E की वैल्यू दिया गया है 120, I जो फ्लो हो रहा है वह है 7 I इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर नॉट इंटू आर नॉट। ऐसा हमने क्यों लिखा है? E की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं इक्वेशन में, यहां देखिएगा I इक्वल टू आई नॉट होता है। आई नॉट को हमने E अपान आर प्लस आर नॉट पहले जो ऊपर लिखा था वही लिखा है, और एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जो है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एल, तो आर प्लस आर नॉट बाई एल इंटू टी, इसको हम रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा E, ये भी E लिखते हैं, बाद में रखेंगे, E माइनस यहाँ से आर नॉट से इंटू करें तो E आर नॉट, E आर प्लस E आर नॉट माइनस E आर नॉट बाई आर प्लस आर नॉट, और एक्सपोनेंशियल वाला पोर्शन रख देते हैं E एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एल, आर के स्थान पे आर प्लस आर नॉट इंटू टी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो E आर नॉट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E आर अपॉन आर प्लस आर नॉट इंटू 1 माइनस आर प्लस आर नॉट बाई एल इंटू टी। यहाँ से वैल्यू रख दें, E की वैल्यू हमको दिया गया है 120, R की वैल्यू है 5 और आर नॉट की वैल्यू है 5, 1 माइनस 5 प्लस 5 अपॉन 10 इंटू 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड वाला वोल्टेज पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10, और इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 1/2, और 120 में 1/2 से इंटू करें तो 60, और यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 10/10, यहाँ से दोनों 10/10 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट है
तो ये हो जाएगा e⁻⁻1। इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है 0.632 इंटू 60 हो जाएगा। तो सॉल्व करें तो हमको जो V मिल रहा है, V मतलब एक वोल्टेज अक्रॉस है L प्लस R, वह बराबर हो जाएगा 82 वोल्ट के। 82 वोल्ट के बराबर हो जाएगा वोल्टेज। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।